स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं फियर कास्ट हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह तक को हिला देने के लिए बनी है। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने इस कहानी को आधा सुन लिया तो पूरी सुने बिना रह नहीं पाएंगे। हर मोड़ पर रहस्य, हर शब्द में सस्पेंस और क्लाइमेक्स वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की दहशत भरी कहानी। मेरा नाम विक्रम शर्मा है। आज से 3 साल पहले जो कुछ मेरे साथ राजस्थान के उस सुदूर गांव में हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, यह सब अंधविश्वास है। मैं भी यही मानता था, लेकिन उस गांव में जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो मेरे पूरे अस्तित्व को हिला गया। आज भी जब 14 का चांद आसमान में उगता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी रात में अचानक कोई पायल की आवाज सुनाई दे जाए तो मेरा दिल धक से रह जाता है। और सबसे बुरी बात, मैं आज भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हूं कि वो सब सच में खत्म हो गया है या नहीं। लेकिन कहानी शुरू से बताता हूं। जुलाई 2021 की बात है। मैंने अपनी बीएड की डिग्री पूरी की थी और नौकरी की तलाश में था। जयपुर में रहता था, एक छोटे से किराए के मकान में। पिताजी की पेंशन से घर चलता था, लेकिन मुझे जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनना था। माँ की दवाइयाँ महंगी थीं और छोटी बहन की शादी भी सिर पर थी। एक दिन अखबार में विज्ञापन देखा, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग, भैरवपुर प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक की आवश्यकता। भैरवपुर, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैंने गूगल मैप पर ढूंढा। गांव जयपुर से करीब 280 किलोमीटर दूर, जोधपुर की तरफ, लेकिन मुख्य मार्ग से बहुत अंदर। नक्शे में भी मुश्किल से दिख रहा था एक छोटा सा बिंदु। वेतन अच्छा था, 35,000 रुपये महीना, सरकारी नौकरी पक्की। मैंने तुरंत आवेदन कर दिया। अगले हफ्ते ही मेरे पास पत्र आ गया। नियुक्ति हो गई थी। मुझे 15 अगस्त से ज्वाइन करना था। घर में खुशियां मनाई गईं। पिताजी ने कहा, बेटा, गांव हो या शहर, काम ईमानदारी से करना, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे कैसे पता था कि यह नियुक्ति मेरी जिंदगी बदल देने वाली थी। 12 अगस्त को मैंने अपना सामान बांधा। ज्यादा कुछ नहीं था, 2 जोड़ी कपड़े, किताबें, लैपटॉप और कुछ जरूरी चीजें। माँ ने आंखों में आंसू भरकर मुझे विदा किया। बेटा, रोज फोन करना और वहां किसी से उलझना मत। माँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूं, लड़ने नहीं, मैंने हंसकर कहा। 13 अगस्त की सुबह मैं बस से निकला। जयपुर से पाली तक की बस थी। वहां से आगे का रास्ता पूछना था। बस पुरानी थी, सीटें टूटी हुई और हर गड्ढे पर पूरा शरीर हिल जाता था। लेकिन मैं उत्साहित था। नई जगह, नया काम, नई जिंदगी। पाली पहुंचने में 6 घंटे लग गए। वहां से मुझे भैरवपुर के लिए लोकल बस मिली। बस स्टैंड पर जब मैंने टिकट के लिए पूछा तो काउंटर वाले ने मेरी तरफ अजीब से देखा। भैरवपुर? उसने पूछा, आंखें सिकोड़ते हुए। हाँ, भैरवपुर। कोई समस्या है? नहीं, बस वहां बहुत कम लोग जाते हैं। आप पहली बार जा रहे हैं क्या? हाँ, मुझे वहां शिक्षक की नौकरी मिली है। उसने धीरे से सिर हिलाया, कुछ बुदबुदाया जो मुझे समझ नहीं आया, और टिकट थमा दिया। बस 3 बजे जाएगी, वहां शाम तक पहुंच जाओगे। मैं वेटिंग रूम में बैठ गया। बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति चाय पी रहे थे। मैंने बातचीत शुरू की। नमस्ते अंकल जी, मैं भैरवपुर जा रहा हूं। क्या आप उस गांव के बारे में कुछ बता सकते हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव आया। भैरवपुर? तुम वहां क्यों जा रहे हो बेटा? मुझे वहां नौकरी मिली है, स्कूल में पढ़ाना है। वो चुप हो गए, कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, एक बात याद रखना, वहां जो भी स्थानीय लोग कहें उसे मानना, सवाल मत पूछना, समझे? मैं हंस पड़ा। अंकल जी, आप भी, ये कोई जेल तो है नहीं? जेल से बदतर है बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। वहां कुछ चीजें हैं जो हम समझ नहीं सकते। बस इतना याद रखना, 14 की रात को घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। 14 की रात? मतलब? लेकिन तभी उनकी बस आ गई। वो जल्दी से उठे और चले गए। मुझे सिर्फ इतना कहा, सावधान रहना बेटा। मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। ये दूसरी बार था जब किसी ने भैरवपुर का नाम सुनकर अजीब प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन मैं आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक था। मुझे इन गांव की अंधविश्वासी बातों में यकीन नहीं था। 3 बजे मेरी बस आई। ये और भी पुरानी थी,
सिर्फ 15 से 20 सीटें, और वो भी आधी खाली। मैं अंदर चढ़ा। ड्राइवर एक मोटा आदमी था, पान चबा रहा था। कंडक्टर युवा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता थी। बस चल पड़ी। पाली शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूटने लगी। सड़क पक्की थी, लेकिन संकरी। दोनों तरफ रेतीले मैदान, कहीं कहीं बबूल के पेड़। आसमान साफ था, लेकिन धूप तेज। करीब 1 घंटे बाद बस एक छोटे से कस्बे में रुकी। कुछ लोग चढ़े, कुछ उतरे। मैंने कंडक्टर से पूछा, भैरवपुर कितनी दूर है अब? अभी 2 घंटे और लगेंगे, रास्ता खराब है आगे। वो सही कह रहा था। कस्बे के बाद सड़क कच्ची हो गई। बस हर 5 मिनट में हिचकोले खाती। मेरा सिर छत से टकराने लगा। बाकी यात्री शांत थे, जैसे यह उनकी दैनिक दिनचर्या हो। सूरज पश्चिम की तरफ ढलने लगा। रेत की जगह अब पथरीली जमीन आने लगी। कहीं कहीं छोटे छोटे पहाड़। रास्ता और भी संकरा होता गया। शाम के 5:30 बजे होंगे जब बस एक मोड़ पर रुकी। कंडक्टर ने आवाज लगाई, भैरवपुर। मैं उठा। बस में सिर्फ मैं ही उतर रहा था। मैंने अपना बैग उठाया और नीचे कूद गया। बस तुरंत वापस मुड़ी और चली गई, मानो वहां एक पल भी ज्यादा रुकना नहीं चाहती थी। मैं अकेला खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की सरसराहट। सामने एक कच्चा रास्ता था जो पहाड़ियों के बीच से गुजरता था। दूर, बहुत दूर, मुझे कुछ झोपड़ियों की छतें दिखीं। भैरवपुर। मैंने गहरी सांस ली और चलना शुरू किया। रास्ता पथरीला था और मेरे स्नीकर्स के लिए मुश्किल, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। बैग कंधे पर लटका, मैं आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंचा, मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। हवा ठंडी थी, हालांकि अगस्त का महीना था। एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और जलती हुई लकड़ी का मिश्रण। गांव का प्रवेश द्वार एक टूटा हुआ पत्थर का तोरण था। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन धुंधला हो चुका था। मैं अंदर दाखिल हुआ। भैरवपुर छोटा गांव था। करीब 150 से 200 घर होंगे। सब पुराने पत्थर के मकान, संकरी गलियां, दीवारों पर काई जमी थी। लोग दिख रहे थे, लेकिन कोई भी मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। सब अपने काम में व्यस्त थे या अनदेखा कर रहे थे। मैं मुख्य चौक की तरफ बढ़ा। वहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर के सामने एक पीपल का पेड़ और उसके नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे थे। मैं उनके पास गया। नमस्ते, मैंने कहा। सबने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, न खुशी न नाराजगी, बस एक खालीपन। मैं विक्रम शर्मा हूं, यहाँ के स्कूल में नया शिक्षक। मुझे सरपंच जी से मिलना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से उठे, लंबे सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें। मैं राम सिंह राठौड़ हूं, इस गांव का सरपंच। आपका स्वागत है। उनकी आवाज गंभीर थी, लेकिन स्वागत में कोई गर्मजोशी नहीं थी। आइए, मैं आपको आपका घर दिखाता हूं। वो आगे चलने लगे, मैं पीछे पीछे। हम गांव की गलियों से होते हुए एक छोटे से मकान के सामने पहुंचे। ये गांव के किनारे पर था, बाकी घरों से थोड़ा अलग। यह रहा आपका मकान, सरपंच ने कहा। पुराना है लेकिन साफ सुथरा है। रसोई, एक कमरा और बाथरूम। बिजली भी है, लेकिन कभी कभी चली जाती है। मैंने अंदर झांका। सचमुच साफ था। एक चारपाई, एक मेज, कुर्सी। रसोई में चूल्हा और कुछ बर्तन। धन्यवाद सरपंच जी, ये ठीक है। कल सुबह स्कूल चलिएगा, मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा। अभी आराम करिए। वो जाने लगे, लेकिन फिर रुक गए। एक बात विक्रम जी। जी? यहाँ गांव में कुछ नियम हैं। शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलिएगा, समझे? मुझे अजीब लगा, लेकिन क्यों? बस नियम है, सबकी भलाई के लिए। उनकी आवाज में एक सख्ती थी। ठीक है, मैंने कहा, हालांकि मुझे यह बेतुकी बात लगी। सरपंच चले गए। मैं अकेला रह गया। मैंने अपना बैग अंदर रखा और बाहर आकर गांव को देखने लगा। सूरज ढल चुका था। आसमान में लाली फैल रही थी। गांव में हलचल बढ़ गई थी। लोग तेजी से अपने घरों की तरफ जा रहे थे। जानवरों को बांध रहे थे। दरवाजे बंद हो रहे थे। मंदिर की घंटी बजी 6 बजे और अचानक सन्नाटा। पूरा गांव शांत हो गया, एकदम जैसे किसी ने आवाज का बटन बंद कर दिया हो। मुझे अजीब लगा। मैं अपने मकान के सामने खड़ा था और चारों तरफ देख रहा था। एक भी इंसान बाहर नहीं। हर घर के दरवाजे बंद। कुछ घरों की खिड़कियों से मध्यम रोशनी आ रही थी। हवा ठंडी हो गई। मुझे कपकपी छूटने लगी। मैंने अपनी जैकेट पहनी और अंदर आ गया। कमरे में एक बल्ब जल रहा था। मैंने अपना सामान खोला। खाने के लिए माँ ने पराठे और अचार दिए थे। मैंने खाया, लेकिन भूख नहीं थी। मन अशांत था। मैंने अपना मोबाइल निकाला।
कोई नेटवर्क नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बाहर गया, इधर उधर घूमा, कहीं भी नहीं। बढ़िया, मैंने सोचा, 20वीं सदी में एक गांव जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं। मैं वापस अंदर आया। रात के 9 बज चुके थे। मैं चारपाई पर लेट गया। थकान तो थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, धीमी सी, दूर से, जैसे कोई रो रहा हो। मैं उठ बैठा, ध्यान से सुना। हाँ, कोई रो रहा था, एक औरत, दर्द भरी आवाज। मैं खिड़की के पास गया और बाहर झांका। अंधेरा था। गांव में बिजली के खंभे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर बंद। सिर्फ दूर मंदिर के पास एक ही जल रहा था। रोने की आवाज अब और साफ थी। वो मंदिर की तरफ से आ रही थी। मेरे मन में जिज्ञासा जगी, कौन रो रहा है, क्यों? मैंने दरवाजा खोला। बाहर सन्नाटा, ठंडी हवा का झोंका। मैं बाहर निकला। सड़क पर कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ चलने लगा। मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे मैं मंदिर के पास पहुंचा, रोने की आवाज तेज होती गई, बहुत दर्दनाक, जैसे किसी को असहनीय पीड़ा हो। मंदिर का दरवाजा खुला था। अंदर एक दिया जल रहा था। मैं अंदर गया। मंदिर छोटा था, बीच में भगवान भैरव की मूर्ति, काले पत्थर की, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोने की आवाज बंद हो गई थी। कोई है? मैंने पुकारा। मेरी आवाज गूंजी, लेकिन जवाब नहीं आया। मुझे अजीब लगा। मैं वापस मुड़ा और तभी दिया बुझ गया, अचानक, बिना किसी हवा के। अंधेरा, पूर्ण अंधेरा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और मेरे ठीक सामने दीवार पर एक छाया थी, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। छाया हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई नाच रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर से दीवार पर देखा, छाया अब भी थी। कौन है? मेरी आवाज कांप रही थी। छाया रुक गई एकदम और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। मैंने भागना शुरू किया। मंदिर से बाहर निकला। सड़क पर मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। दिल धड़कन इतनी तेज कि कानों में गूंज रही थी। मैं अपने घर तक भागा, अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया, सांवल लगाई। मैं फर्श पर बैठ गया, पसीने से तरबतर। क्या था वो? मैं खुद से पूछ रहा था। बाहर से फिर वो आवाज आई, रोने की, लेकिन अब वो हंसी में बदल रही थी, एक डरावनी, कर्कश हंसी। मैंने कानों पर हाथ रख लिए, आंखें बंद कर ली। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। लेकिन हंसी जारी थी पूरी रात। सुबह की धूप मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंख खुली। मैं फर्श पर ही सो गया था। शरीर में दर्द था और सिर भारी। मैं उठा और खिड़की से बाहर देखा। गांव सामान्य दिख रहा था। लोग बाहर निकल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं पानी भर रही थीं, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। क्या मुझे सपना आया था? मैंने सोचा, लेकिन नहीं, वो इतना असली था। वो छाया, वो हंसी। मैंने खुद को संभाला, नहा धोकर तैयार हुआ। आज पहला दिन था स्कूल में, अच्छी शुरुआत करनी थी। बाहर निकला तो सरपंच जी इंतजार कर रहे थे। सुप्रभात विक्रम जी, कैसी रही रात? मैं क्या कहता कि मैंने एक छाया देखी और पूरी रात डर से कांपता रहा। ठीक थी, मैंने झूठ बोला। सरपंच जी ने मेरी आंखों में देखा, जैसे वो जानते हों। चलिए स्कूल चलते हैं। स्कूल गांव के दूसरी तरफ था। एक पुरानी इमारत, 2 कमरे, एक छोटा सा मैदान, दीवारों पर पेंट उतर रहा था। अंदर करीब 40 से 45 बच्चे थे, उम्र 6 से 12 साल के बीच। सब एक ही कमरे में बैठे थे। एक और शिक्षक थे, गोपाल जी, 55 साल के करीब, दुबले पतले। यह रहे विक्रम जी, नए शिक्षक, सरपंच ने परिचय कराया। गोपाल जी ने मुझसे हाथ मिलाया। उनकी पकड़ कमजोर थी। स्वागत है विक्रम जी, यहाँ आपका काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप नियम माने तो सब ठीक रहेगा। फिर वही बात, नियम। सरपंच जी चले गए। मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। वो सब शांत थे, अनुशासित, लेकिन उनकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे उन्हें कोई डर सता रहा हो। दोपहर को छुट्टी हुई, बच्चे चले गए। मैं और गोपाल जी बाहर बैठे चाय पी रहे थे। गोपाल जी, मुझे कुछ पूछना है। पूछिए। कल रात मैंने मंदिर में कुछ अजीब देखा। गोपाल जी का चेहरा सख्त हो गया। आप बाहर गए थे रात में? हाँ, लेकिन विक्रम जी, ये बहुत बड़ी गलती थी। उनकी आवाज में घबराहट थी। दोबारा ऐसा मत करना। कभी नहीं। लेकिन क्यों? क्या है यहाँ? गोपाल जी ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, यह गांव श्रापित है विक्रम जी। यहाँ एक चीज है जो रात में बाहर निकलती है।
अगर किसी ने उसे देख लिया तो क्या? तो वो बच नहीं सकता। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन वो क्या है? उसे कोई नहीं जानता। जिसने देखा वो जिंदा नहीं रहा बताने के लिए। बस इतना पता है कि हर महीने की 14 की रात वो सबसे भयानक होती है। उस रात पूरा गांव अपने घरों में छुप जाता है और अगले दिन अगर किसी ने नियम तोड़ा हो तो उसकी लाश मिलती है। लाश? कैसी लाश? गोपाल जी की आंखें नम हो गईं। मैंने देखा है विक्रम जी, 3 साल पहले मेरा भतीजा वो शहर से आया था। उसने हमारी बात नहीं मानी। 14 की रात को बाहर निकल गया। सुबह हमें उसकी लाश मंदिर के पास मिली। उसके शरीर में खून की एक बूंद नहीं थी, बिल्कुल सूखा। चेहरे पर ऐसी दहशत जैसे उसने कोई भयानक चीज देखी हो। मेरे होश उड़ गए। और पुलिस यहां नहीं आती। ये गांव भुला दिया गया है सरकार ने। हम यहां अकेले हैं उस चीज के साथ। मैं कुछ नहीं बोल पाया। गोपाल जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। विक्रम जी, अगर जिंदा रहना है तो नियम मानना। शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना। दरवाजा अच्छे से बंद करना। और सबसे जरूरी, 14 की रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। मैं सन्न था। ये क्या हो रहा था? मैं 21वीं सदी में जी रहा हूं या मध्य युग में? शाम को मैं अपने घर वापस आया। मन भारी था। मैंने खाना बनाया लेकिन खा नहीं पाया। शाम 6 बजे मंदिर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा बंद किया, सांवल लगाई, खिड़की से बाहर देखा। फिर वही सन्नाटा। मैं चारपाई पर बैठ गया, लैपटॉप खोला। कुछ पुरानी फिल्में डाउनलोड थीं। देखने की कोशिश की लेकिन ध्यान नहीं लग रहा था। रात 9 बजे फिर वही आवाज, रोने की। लेकिन इस बार मैंने खिड़की नहीं खोली, दरवाजा नहीं खोला, बस अपने कानों पर हाथ रख लिए। रोना हंसी में बदल गया, फिर चीख में, फिर एक अजीब सी आवाज जैसे कोई खुरच रहा हो दरवाजे को। मैंने आंखें बंद कर ली। यह असली नहीं है, यह असली नहीं है। लेकिन खुरचने की आवाज तेज होती गई और फिर एक आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास। विक्रम, मेरा नाम। किसी ने मेरा नाम लिया। एक औरत की आवाज, मीठी लेकिन खोखली। विक्रम, दरवाजा खोलो। मैं कांप रहा था, पसीना छूट रहा था। विक्रम, मुझे अंदर आने दो प्लीज। आवाज अब रोने जैसी हो गई। मुझे ठंड लग रही है। विक्रम, दरवाजा खोलो। मेरा हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं खड़ा हो गया, लेकिन तभी गोपाल जी की बात याद आई। चाहे कुछ भी सुनाई दे। मैंने अपना हाथ वापस खींचा। नहीं, मैं चिल्लाया, तुम जो भी हो दूर रहो। आवाज बंद हो गई। कुछ देर सन्नाटा, फिर एक भयानक चीख, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि मेरे कान फटने लगे। फिर खामोशी। मैं फर्श पर गिर पड़ा, डर से, असहायता से। मैं यहां से निकलना चाहता हूं, मुझे यहां से जाना है, लेकिन कैसे? अगली बस 3 दिन बाद आएगी और वो भी सिर्फ शनिवार को। मुझे यहां रहना होगा, इस नरक में। अगले कुछ दिन किसी तरह बीते। मैं स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता और शाम होते ही घर में बंद हो जाता। हर रात वो आवाजें आती, कभी रोना, कभी हंसी, कभी खुरचना। लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। धीरे धीरे मुझे गांव के बारे में और पता चलने लगा। यहाँ के लोग बाहर की दुनिया से कट गए थे। कोई मोबाइल नहीं, इंटरनेट नहीं, टीवी नहीं, सिर्फ रेडियो था कुछ घरों में, वो भी पुराने मॉडल के। गांव में कुल 187 लोग थे। सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कोई भी खुलकर बात नहीं करता था। सब डरे हुए थे। मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने की कोशिश की, धन्नू काका, 82 साल के। लेकिन जब मैंने उनसे गांव के इतिहास के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, कुछ चीजें जाननी नहीं चाहिए, बस जी लो, नियम मानो। एक दिन स्कूल में एक छोटी लड़की पार्वती मेरे पास आई। मास्टर जी, आप शहर से आए हो? हाँ बेटा। वहां डर नहीं लगता? अजीब सवाल था। नहीं बेटा, वहां ऐसा कुछ नहीं है जैसा यहां है। उसकी आंखें चमक उठी। मैं भी वहां जाना चाहती हूँ, इस गांव से दूर, बहुत दूर। क्यों बेटा? वो रोने लगी। मैं डरती हूँ मास्टर जी, हर रात वो आवाजें, वो चीजें। मैं डरती हूँ कि एक दिन वो हमें भी ले जाएगी। मेरा दिल भर आया। इतनी छोटी बच्ची और इतना डर। किसे ले जाएगी? उसे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। 14 वाली डाकिनी। डाकिनी, ये शब्द मैंने पहली बार सुना। डाकिनी कौन है? लेकिन तभी गोपाल जी ने पार्वती को दूर बुलाया। जाओ बच्ची, खेलने जाओ।
पार्वती भाग गई। मैंने गोपाल जी से पूछा, डाकिनी? गोपाल जी ने गहरी सांस ली। हाँ, लोग उसे यही कहते हैं, डाकिनी, चुड़ैल, पिशाचिनी, नाम जो भी हो, सच एक है, वो हमारा शिकार करती है। लेकिन वो है कौन, कहां से आई? बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो रामू काका से मिलिए। रामू काका? हाँ, वो गांव के बाहर रहते हैं, एक टूटी झोपड़ी में। लोग कहते हैं वो पागल हैं, लेकिन वो सच जानते हैं। शनिवार था, छुट्टी का दिन। मैंने रामू काका से मिलने का फैसला किया। सुबह 9 बजे मैं गांव के बाहर निकला। पूर्व दिशा में पहाड़ी के नीचे एक टूटी झोपड़ी दिखी। मैं वहां पहुंचा। रामू काका बाहर बैठे थे, बहुत बूढ़े, सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखें बहुत तेज। नमस्ते काका जी, मैं विक्रम हूं, नया शिक्षक। उन्होंने मुझे देखा, एक कमजोर सी मुस्कान। आओ बेटा, बैठो। मैं बैठ गया। तुम सच जानना चाहते हो? उन्होंने सीधे पूछा। मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? मैं बूढ़ा हूं, पागल नहीं। तुम्हारी आंखों में सवाल हैं, वैसे ही जैसे 50 साल पहले मेरी आंखों में थे। आप बताएंगे? बताऊंगा, लेकिन सुनने के बाद तुम शायद भाग जाना चाहोगे, और अगर नहीं भागे तो शायद पागल हो जाओगे, जैसे मैं चुप रहा। रामू काका ने शुरू किया। 1924 की बात है। भैरवपुर उस समय समृद्ध गांव था। यहाँ का ठाकुर वीर सिंह राठौड़ बहुत शक्तिशाली थे। उनकी पत्नी रूपवती अद्भुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि लोग उसे देवी कहते थे। एक दिन एक साधु आया, कालनाथ, तांत्रिक। वो रूपवती को देखकर मोहित हो गया। उसने ठाकुर से कहा कि वो रूपवती को अपनी शिष्या बनाना चाहता है, तंत्र विद्या सिखाना चाहता है। ठाकुर ने मना कर दिया, कालनाथ को गांव से निकाल दिया। लेकिन कालनाथ वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। रामू काका रुके, उनकी आंखों में आंसू थे। उसने उत्तर की पहाड़ी पर, जिसे अब हम काल पहाड़ कहते हैं, एक भयानक अनुष्ठान किया। 13 दिन 13 रात उसने 13 जानवरों की बलि दी, और एक मानव बलि भी। मेरी सांस रुक गई। किसकी? एक छोटे बच्चे की, 7 साल का, गांव से उठाया था। उस अनुष्ठान में कालनाथ ने एक डाकिनी को बुलाया, प्राचीन शक्ति जो मृत्यु और अंधकार की देवी थी। कालनाथ ने उससे एक सौदा किया। उसने अपनी आत्मा दे दी। बदले में डाकिनी ने रूपवती को श्राप दिया। 13 दिनों में रूपवती की हालत बिगड़ती गई। उसका शरीर सूखने लगा। डॉक्टर, वैद्य, कोई भी कुछ नहीं कर पाया। 14वीं रात, अमावस्या की रात, रूपवती की मृत्यु हो गई। लेकिन वो मृत्यु सामान्य नहीं थी। रामू काका की आवाज कांप रही थी। जब उसने आखिरी सांस ली तो उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। उसके मुंह से काला धुआं निकला। वो धुआं पूरे कमरे में फैल गया। जो भी उस कमरे में था, ठाकुर, डॉक्टर, सेवक, सब मर गए तुरंत। उनके शरीर बिल्कुल सूखे, जैसे उनमें से जीवन चूस लिया गया हो। रूपवती का शव अगले दिन जलाया गया, लेकिन जब चिता जली तो वहां से फिर वही काला धुआं निकला आसमान में, और वो धुआं गांव के ऊपर मंडराने लगा। उसी रात से डाकिनी ने गांव को अपना घर बना लिया। हर महीने की 14 को वो शिकार करती है, एक प्राण, बस एक। अगर उसे मिल गया तो बाकी सब सुरक्षित, अगर नहीं मिला तो पूरा गांव तबाह। मैं स्तब्ध था। लेकिन पुलिस, सरकार? रामू काका ने कड़वी हंसी हंसी। पुलिस आई थी 1952 में, 3 कांस्टेबल। 14 की रात को वो बाहर रहे। अगली सुबह तीनों की लाशें मिली। उसके बाद कभी कोई नहीं आया। सरकार ने इस गांव को नक्शे से ही मिटा दिया। हम भूल गए हैं, अकेले उसके साथ। लेकिन क्या कोई रास्ता नहीं श्राप तोड़ने का? रामू काका ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रास्ता है, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं। क्या रास्ता? काल पहाड़ पर जाना होगा। वहां जहां कालनाथ ने अनुष्ठान किया था, वहां एक यंत्र है, एक खोपड़ी कालनाथ की। उसे नष्ट करना होगा। तो फिर कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि वहां पहुंचना आत्महत्या है। काल पहाड़ तक का रास्ता डाकिनी की शक्ति से भरा है। जो भी गया वापस नहीं आया। आपने कोशिश की? रामू काका ने अपनी बाईं बांह दिखाई। कोहनी से नीचे कुछ नहीं था। मैंने कोशिश की थी। 50 साल पहले मेरे साथ 5 और युवक थे। हम काल पहाड़ के लिए निकले रात में, 14 की रात को।
रास्ते में उसने हमला किया। डाकिनी पूर्ण रूप में। रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया। 9 फीट लंबी, नाखून तलवार जैसे, आंखें जैसे आग के गोले, और चीख, ऐसी चीख कि मेरे 2 साथियों के कान से खून निकल आया। वहीं मर गए। बाकी 3 भागे, लेकिन उसने एक एक को पकड़ा, उनके शरीर से जीवन चूस लिया। मैं बच गया, लेकिन मेरा हाथ उसने नोच लिया। मैं वापस आया। तब से मैं इस झोपड़ी में रहता हूँ, गांव में नहीं जाता। लोग मुझे पागल कहते हैं, शायद हूं भी, लेकिन मैं जिंदा हूं। मैं सदमे में था। तो कोई रास्ता नहीं? एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। बताइए। रामू काका ने एक पुरानी किताब निकाली, चमड़े की जिल्द, पन्ने पीले पड़ चुके थे। यह तंत्र ग्रंथ है कालनाथ की। मैंने काल पहाड़ से ली थी। इसमें लिखा है, डाकिनी को नष्ट करने का एक ही तरीका है। क्या? शुद्ध प्रेम, निस्वार्थ, 2 आत्माओं का मिलन। उनकी ऊर्जा डाकिनी को कमजोर कर सकती है। उस समय अगर यंत्र नष्ट किया जाए तो डाकिनी भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन यहां ऐसा प्रेम कहां? सब तो डर में जी रहे हैं। रामू काका मुस्कुराए। शायद तुम और तुम्हारा प्रेम ये कर सके। मेरा प्रेम? मेरा तो कोई। तभी मुझे मोहिनी याद आई। मोहिनी, गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की, 23 साल की। उसे मैंने कुछ बार देखा था। स्कूल के पास से गुजरती थी। सुंदर थी, लेकिन उदास, हमेशा। मोहिनी, रामू काका ने फुसफुसाया। हाँ, वही एकमात्र है जो इस श्राप को तोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि वो रूपवती की परपोती है। रामू काका की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मोहिनी, रूपवती की परपोती? लेकिन ये कैसे संभव है? मैंने पूछा। रूपवती तो 1924 में मरी थी, तो मोहिनी? रूपवती के एक बेटा था, रामू काका ने बताया। जब रूपवती की मृत्यु हुई तब वो बच्चा सिर्फ 2 साल का था। ठाकुर वीर सिंह भी उसी रात मर गए थे। बच्चे को गांव के एक परिवार ने पाला। वो बच्चा बड़ा हुआ, शादी हुई, उसके भी बच्चे हुए, लेकिन हर पीढ़ी में एक लड़की को निशान मिलता है। निशान? हाँ, शरीर पर एक काला निशान, त्रिशूल के आकार का। यह निशान डाकिनी का निशान है। इसका मतलब है कि वो लड़की चुनी गई है। मेरा गला सूख गया। चुनी गई? किस लिए? बलि के लिए। रामू काका की आवाज में दर्द था। डाकिनी हर पीढ़ी में रूपवती के खानदान से एक लड़की को निशानित करती है। उस लड़की की 25वीं जन्मदिन से पहले डाकिनी उसे ले जाती है। मोहिनी की माँ 24 साल की थी जब मरी, उसकी दादी 23 की, और मोहिनी अब 23 की है। उसका 24वां जन्मदिन अगले महीने है। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तो मोहिनी बच नहीं सकती? रामू काका ने गहरी सांस ली। एक ही रास्ता है, अगर कोई उसके लिए सच्चा प्रेम करे, अपनी जान की परवाह किए बिना, तो शायद श्राप टूट सके। लेकिन यहां कोई भी मोहिनी के करीब नहीं आता। सब डरते हैं, क्योंकि जो भी उससे प्यार करेगा उसकी जान भी खतरे में पड़ेगी। मैं खामोश बैठा रहा। मन में तूफान चल रहा था। तुम उससे मिलो, रामू काका ने कहा। बात करो, शायद तुम ही वो हो जो इस श्राप को तोड़ सके। लेकिन मैं तो उसे जानता भी नहीं। प्यार कैसे? प्यार समय नहीं देखता बेटा, दिल देखता है। तुम उससे मिलो, बाकी खुद समझ जाओगे। मैं रामू काका की झोपड़ी से वापस आया। मन भारी था, सूरज ढलने वाला था। मुझे जल्दी घर पहुंचना था, लेकिन रास्ते में मैंने उसे देखा। मोहिनी, वो गांव के कुएं के पास पानी भर रही थी। सफेद सूती साड़ी, लंबे काले बाल, गेहुआ रंग, और आंखें बहुत गहरी, जैसे उनमें समंदर छुपा हो। मैं रुक गया, उसे देखता रहा। वो मुड़ी, हमारी नजरें मिली। कुछ क्षण समय रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी, जैसे वो सब जानती हो, अपनी किस्मत, अपना अंत। वो मुस्कुराई, एक उदास मुस्कान, फिर घड़ा उठाकर चल दी। मैं वहीं खड़ा रह गया। मंदिर की घंटी बजी। 6 बजे। मैं दौड़कर अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया। लेकिन उस रात मेरे मन में सिर्फ वो चेहरा था, मोहिनी का चेहरा, वो उदास मुस्कान, वो गहरी आंखें। रात फिर वैसी ही बीती। आवाजें, चीखें, हंसी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मैं सोच रहा था, क्या मैं सच में मोहिनी को बचा सकता हूं? क्या मैं इतना बहादुर हूं, या फिर मैं भी भाग जाऊंगा इस गांव से, इस श्राप से? अगले दिन रविवार था। मैंने तय किया कि मुझे मोहिनी से बात करनी है। सुबह 8 बजे मैं गांव में घूमने निकला।
पता लगाया कि मोहिनी कहाँ रहती है। उसका घर गांव के दक्षिण कोने में था, छोटा सा, पुराना, दीवारों पर सीलन के निशान। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ, हिम्मत जुटाई, दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। उसकी उम्र 60 से 65 के बीच होगी। नमस्ते, मैंने कहा। मैं विक्रम हूँ, स्कूल का नया शिक्षक। क्या मोहिनी जी घर पर हैं? महिला ने मुझे संदेह से देखा। क्या काम है? बस उनसे कुछ बात करनी थी। महिला ने अंदर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, बेटा, मोहिनी से दूर रहो, तुम्हारी भलाई इसी में है। लेकिन माँ, कौन है? अंदर से मोहिनी की आवाज आई। कोई नहीं बेटी। लेकिन तभी मोहिनी दरवाजे पर आ गई। उसने मुझे देखा, कुछ पल सोचा, फिर बोली, आप मास्टर जी हैं ना? आइए। मोहिनी, महिला ने रोकना चाहा। माँ, कोई बात नहीं, आप अंदर जाइए। बुजुर्ग महिला, मोहिनी की दादी, अनमने मन से अंदर चली गई। मोहिनी बाहर आई। चलिए बाहर बैठते हैं। घर के सामने एक पुरानी चारपाई थी। हम दोनों बैठ गए। आप मुझसे मिलने आए हैं? उसने पूछा। हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे पता है, रामू काका ने आपको सब बता दिया होगा। मैं चौंक गया। आप कैसे जानती हैं? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मास्टर जी, यह गांव छोटा है, यहाँ हर बात फैल जाती है, और मुझे पता था कि आप एक दिन मुझसे पूछेंगे। मुझे सच जानना है, आपके बारे में, निशान के बारे में। मोहिनी की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप सच में जानना चाहते हैं? ठीक है, मैं बताती हूँ। उसने गहरी सांस ली। मैं 6 साल की थी जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अलग हूँ। मेरी कमर पर एक निशान था, काला, त्रिशूल जैसा। दादी ने उसे देखा और रो पड़ी। तब मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, निशान भी बढ़ता गया, और साथ में अजीब चीजें होने लगीं। कैसी चीजें? मैंने पूछा। सपने, बुरे सपने। हर रात मैं एक औरत को देखती थी, बहुत सुंदर, लेकिन उसकी आंखें खाली। वो मुझे बुलाती थी, कहती थी, आजा बेटी, मेरे पास आजा। शुरू में तो मैं डर जाती थी, चीखती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा जैसे वो मुझे जानती है, जैसे वो मेरी है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर जब मैं 12 साल की हुई, दादी ने मुझे सच बताया, रूपवती के बारे में, डाकिनी के बारे में, श्राप के बारे में। उन्होंने बताया कि मेरी माँ 24 साल में मर गई थी, 14 की रात को, ठीक उसी तरह जैसे मेरी परदादी मरी थी। और अब मेरी बारी है। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मैं डर गई मास्टर जी, बहुत डर गई। मैं जीना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, शहर जाना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, बच्चे, सब कुछ। लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ कुछ साल, बस। वो रोने लगी। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसे देखता रहा। अब मैं 23 साल की हूं, उसने रुक रुक कर कहा, और अगले महीने 17 सितंबर को मेरा 24वां जन्मदिन है। उससे पहले वाली 14 सितंबर, वो आएगी मुझे ले जाने। सिर्फ 27 दिन बचे हैं। 27 दिन, फिर सब खत्म। मैं उससे और नहीं देखा गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बचाऊंगा। मोहिनी ने अपना हाथ छोड़ा लिया। क्यों? आप क्यों मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे? आप मुझे जानते भी नहीं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। कोई उपाय होगा, रामू काका ने बताया। रामू काका पागल हो गए हैं, मोहिनी ने कहा। उनकी बातों में मत आइए, कोई उपाय नहीं है। यह श्राप टूट नहीं सकता? टूट सकता है, प्यार से, सच्चे प्यार से। मोहिनी हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। प्यार? मास्टर जी, यहां कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता। लोग मुझे देखते हैं तो डर जाते हैं, मुझे अभिशप्त समझते हैं, मौत समझते हैं। मेरी कोई सहेली नहीं, कभी किसी ने मुझसे दोस्ती नहीं की। 23 साल अकेले। वो फिर रोने लगी। मेरा दिल भर आया। मैंने उसे बाहों में भर लिया। वो चौंकी, लेकिन फिर वो भी मुझसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। कितने साल से उसने अपना दर्द किसी से शेयर नहीं किया होगा। कितने साल से वो अकेले इस बोझ को ढो रही होगी। हम देर तक ऐसे ही बैठे रहे। फिर वो अलग हुई, आंखें पोंछी। माफ करिएगा मास्टर जी, मेरा नाम विक्रम है, मुझे विक्रम कहिए। वो मुस्कुराई, एक असली मुस्कान, पहली बार। ठीक है विक्रम। उसने मेरा नाम लिया, और उस पल
कुछ बदल गया मेरे अंदर, उसके अंदर, जैसे दो अकेली आत्माएं एक दूसरे को पा गई हों। उस दिन के बाद मैं रोज मोहिनी से मिलने जाने लगा। सुबह स्कूल से पहले या शाम को 6 बजे से पहले हम बातें करते, जिंदगी के बारे में, सपनों के बारे में, डर के बारे में। मोहिनी ने मुझे अपने बचपन के बारे में बताया, कैसे वो दूसरे बच्चों से अलग थलग रहती थी, कैसे उसकी माँ की मौत के बाद पूरा गांव उससे दूर हो गया। लोग कहते थे कि मैं बदकिस्मत हूं। उसने कहा कि मैं जो भी छूती हूं वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन दादी ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे पढ़ाया, शहर से किताबें मंगवाई, मुझे हिम्मत दी। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की घर पर ही। फिर मैंने कोशिश की कॉलेज जाने की, लेकिन गांव वालों ने मना कर दिया। कहा कि मैं शहर जाऊंगी तो वहां भी मुसीबत फैलाऊंगी। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम बदकिस्मत नहीं हो, तुम सबसे बहादुर इंसान हो जिसे मैंने जाना है। वो मुस्कुराई। धीरे धीरे हम करीब आते गए। मैं उसे किताबें देता, वो पढ़ती, फिर हम उनके बारे में बात करते। मैं उसे शहर की कहानियां सुनाता, मॉल के बारे में, सिनेमा के बारे में, मेट्रो के बारे में। वो आंखें बंद करके सुनती और कल्पना करती, काश मैं भी वहां जा पाती। वो कहती, जाओगी? मैं कहता, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, वादा। लेकिन दोनों जानते थे वादा खोखला था, क्योंकि समय तेजी से भाग रहा था। 20 अगस्त, 25 दिन बचे थे 14 में। उस रात मुझे एक अजीब सपना आया। मैं एक अंधेरे कमरे में था, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ दूर एक मध्यम सी रोशनी। मैं उस रोशनी की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचा, मुझे एक औरत दिखी, पीठ मेरी तरफ, लंबे बाल, सफेद साड़ी। कौन हो तुम? मैंने पूछा। वो मुड़ी, रूपवती, बिल्कुल मोहिनी जैसी, लेकिन आंखें खाली, काली। तुम उसे बचाना चाहते हो? उसने पूछा। आवाज 2 लोगों की थी, एक औरत की, एक कुछ और की। हाँ, मैंने कहा। वो हंसी, डरावनी हंसी। तुम नहीं बचा सकते, वो मेरी है, मेरे खून की है, वो मेरे पास आएगी। नहीं, मैं नहीं आने दूंगा। रूपवती या जो भी वो थी मेरी तरफ बढ़ी, तेजी से। उसका चेहरा बदलने लगा, खूबसूरती गायब हो गई, हड्डियां उभर आईं, त्वचा काली पड़ गई, दांत नुकीले हो गए। डाकिनी, तुम मरोगे, उसने चीखा। तुम सब मरोगे। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं चीखा और आंख खुल गई। मैं पसीने से तरबतर था, दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर अंधेरा था, रात के 3 बजे होंगे। मैं उठा, पानी पिया। तभी मुझे खिड़की से बाहर कुछ दिखा, एक छाया, गली में, वही छाया जो मैंने पहली रात देखी थी, लेकिन इस बार वो ठहरी थी मेरे घर के सामने, जैसे मुझे देख रही हो। मैंने खिड़की से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे कोई मुझे पकड़े हुए हो। छाया धीरे धीरे मेरे घर की तरफ बढ़ी, दरवाजे के पास आई। मेरी सांसें रुक गईं। वो दरवाजा खुरचने लगी। फिर आवाज आई, विक्रम। मेरा नाम फिर से। विक्रम, तुम उसे बचा नहीं सकते, वो मेरी है। मैंने आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़े। हे भगवान, मुझे बचाओ। अचानक एक तेज रोशनी। मैंने आंखें खोली। बाहर सूरज निकल रहा था। सुबह हो गई थी। छाया गायब थी, लेकिन दरवाजे पर खरोंच के निशान थे, गहरे, जैसे किसी ने नाखूनों से खोदा हो। मैं उस दिन स्कूल नहीं गया, बीमार होने का बहाना बनाया। असल में मैं डरा हुआ था। कल रात जो हुआ था वो सपना नहीं था, वो असली था। डाकिनी, वो मुझे जान गई थी। वो जानती थी कि मैं मोहिनी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो मुझे चेतावनी दे रही थी। दोपहर में मोहिनी मेरे घर आई। विक्रम, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता थी। मैंने दरवाजा खोला। वो अंदर आई। तुम्हारे चेहरे पर देखो, उसने कहा। तुम बिल्कुल पीले पड़ गए हो। क्या हुआ? मैं क्या बताता कि डाकिनी ने मुझे धमकी दी है। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई। मोहिनी ने मेरा हाथ पकड़ा। उसके हाथ ठंडे थे। विक्रम, सच बताओ, क्या हुआ? मैंने गहरी सांस ली, फिर सब कुछ बता दिया। सपना, छाया, आवाज, सब। मोहिनी का चेहरा और भी पीला पड़ गया। मुझे डर था, उसने कहा। मुझे डर था कि ऐसा होगा। विक्रम, तुम मुझसे दूर रहो, प्लीज। क्यों? क्योंकि वो अब तुम्हें भी निशाना बना रही है। तुम मेरे करीब हो, इसलिए। अगर तुम मुझसे दूर रहे तो शायद वो तुम्हें छोड़ दे। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम मर जाओगे। तो मर जाऊंगा,
लेकिन कम से कम तुम्हें बचाने की कोशिश तो करूंगा। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे गले लगा लिया। तुम पागल हो, उसने फुसफुसाया। बिल्कुल पागल। हाँ, तुम्हारे लिए पागल हूं। हम देर तक ऐसे ही रहे। फिर मोहिनी ने कुछ कहा जो मुझे चौंका दिया। विक्रम, मुझे निशान दिखाना है। तुम्हें? निशान? हाँ, वो निशान जो मेरे शरीर पर है। तुम्हें देखना चाहिए कि मैं कितनी अभिशप्त हूं। मैं कुछ नहीं बोला। मोहिनी ने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया। उसकी कमर के बाईं तरफ एक निशान था, काला, बिल्कुल काला, त्रिशूल के आकार का। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डराई वो यह था कि निशान धड़क रहा था, जैसे जिंदा हो। यह मेरे मुंह से निकला। हाँ, मोहिनी ने कहा, यह जिंदा है। जैसे जैसे 14 करीब आ रही है यह और ज्यादा सक्रिय हो रहा है। उसने अपनी साड़ी ठीक की। कभी कभी रात में मुझे इसमें जलन होती है, इतनी तेज कि मैं चीख पड़ती हूँ। दादी कहती हैं कि मेरी माँ के साथ भी यही होता था। आखिरी दिनों में तो उन्हें बेहोश कर देना पड़ता था दर्द की वजह से। मैं सुन्न हो गया। विक्रम, मोहिनी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कुछ करो। तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। तुम यहां से चले जाओ, इस गांव से, कल ही। नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। शब्द अपने आप निकल गए, लेकिन वो सच थे। मैं मोहिनी से प्यार करता था, जाने कब, कैसे, लेकिन यह हो गया था। मोहिनी स्तब्ध रह गई। तुम क्या कहा? मैं तुमसे प्यार करता हूं मोहिनी, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहिनी रोने लगी, जोर जोर से। तुम्हें नहीं पता, कोई मुझसे कभी प्यार नहीं किया, कभी नहीं। और अब जब किसी ने किया तो वक़्त नहीं बचा। मैंने उसे बाहों में भर लिया। वक़्त है और हम इस श्राप को तोड़ेंगे साथ में। उस दिन के बाद मैं और मोहिनी ने योजना बनानी शुरू की। रामू काका से फिर मिले। उन्होंने तंत्र ग्रंथ दिया। इसमें लिखा है, रामू काका ने समझाया, कि डाकिनी को नष्ट करने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, शुद्ध प्रेम, 2 आत्माओं का निस्वार्थ प्रेम। दूसरी, काल पहाड़ पर जाना, वहां जहां कालनाथ का यंत्र है। तीसरी, 14 की रात को, पूर्णिमा से 1 दिन पहले, जब डाकिनी सबसे शक्तिशाली होती है, तभी उसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन खतरा बहुत है, रामू काका ने चेतावनी दी। काल पहाड़ का रास्ता मौत का रास्ता है, और अगर तुम असफल हुए तो सिर्फ तुम ही नहीं, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे, मैंने कहा। मोहिनी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। अगले दिन मैं और मोहिनी काल पहाड़ को देखने गए, दिन में, सिर्फ रास्ता देखने के लिए। पहाड़ गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर था, उत्तर दिशा में। रास्ता पथरीला था, कंटीली झाड़ियां, सूखे पेड़। जैसे जैसे हम पहाड़ के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। आसमान में बादल छा गए। हालांकि बारिश का मौसम नहीं था। यहां अजीब लग रहा है, मोहिनी ने कहा। हाँ, जैसे यह जगह अभिशप्त हो। हम पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। वहां से ऊपर जाने के लिए एक संकरा रास्ता था। लेकिन जैसे ही हम पहला कदम रखने वाले थे, एक आवाज आई, कांव कांव। कौवों का झुंड, सैकड़ों कौवे अचानक पेड़ों से उड़े और हमारी तरफ लपके। भागो, मैंने चिल्लाया। हम दौड़े, कौवे पीछे पीछे। वो हम पर चोंच मार रहे थे, नाखून से नोच रहे थे। हम किसी तरह नीचे पहुंचे। कौवे वापस मुड़ गए, लेकिन हमारे शरीर पर खरोंचें थीं, खून निकल रहा था। यह रक्षा है, मोहिनी ने हाँफते हुए कहा। डाकिनी नहीं चाहती कि कोई ऊपर जाए। तो 14 की रात हम कैसे जाएंगे? पता नहीं, लेकिन जाना होगा। दिन तेजी से बीतते गए। 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन। हर दिन मोहिनी का निशान और गहरा होता जा रहा था। दर्द बढ़ता जा रहा था। कई बार रात में उसे इतना दर्द होता कि वो बेहोश हो जाती। मैं उसके पास रहता, उसका हाथ पकड़े रहता, उसे हिम्मत देता। बस कुछ ही दिन मोहिनी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से मैं खुद डरा हुआ था। क्या मैं सच में उसे बचा पाऊंगा? 10 सितंबर, 4 दिन बचे थे 14 में। उस रात मुझे फिर सपना आया, लेकिन इस बार मैं काल पहाड़ के ऊपर था। एक गुफा, अंदर अंधेरा, लेकिन बीच में एक लाल रोशनी। मैं अंदर गया। गुफा की दीवारों पर खून से बने चित्र, तांत्रिक चिन्ह, खोपड़ियां, हड्डियां, और बीच में एक यंत्र, पत्थर का, 13 कोणों वाला। यंत्र के बीच एक खोपड़ी,
इंसान की, लेकिन वो हिल रही थी जैसे जिंदा हो। मैं करीब गया। खोपड़ी के आंख के गड्ढों से काली रोशनी निकल रही थी और फिर खोपड़ी बोली, तुम आओगे और तुम मरोगे। आवाज कालनाथ की थी। मैंने यह यंत्र बनाया, मैंने अपनी आत्मा इसमें बांधी। मैं अमर हूं और डाकिनी मेरी सेवक है। तुम उसे नहीं तोड़ सकते, कोई नहीं तोड़ सकता। हम देखेंगे, मैंने कहा। खोपड़ी ने हंसना शुरू किया, भयानक हंसी, और फिर यंत्र से काला धुआं निकला। वो धुआं मेरी तरफ बढ़ा। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर पत्थर हो गए। धुआं मेरे चारों तरफ घूमने लगा। मैं चीखा और आंख खुल गई। सुबह के 5 बज रहे थे। मैं पसीने से लथपथ था। दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सिर्फ सपना था, मैंने खुद को समझाया, लेकिन था क्या? या फिर कालनाथ मुझे दिखा रहा था कि मेरा इंतजार क्या कर रहा है? 13 सितंबर, कल 14 थी। पूरे गांव में तनाव था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तैयारी कर रहे थे। दरवाजे खिड़कियों की मरम्मत, राख की व्यवस्था, भोजन का स्टॉक। सरपंच ने सुबह मंदिर में एक सभा बुलाई। कल 14 है, उन्होंने कहा, सबसे खतरनाक रात। इस बार विशेष सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आरोप था। कुछ लोग नियम तोड़ रहे हैं, उससे हम सबको खतरा है। पूरी सभा ने मेरी तरफ देखा। सरपंच आगे बोले, विक्रम जी, मैं जानता हूं आप मोहिनी से मिल रहे हैं। यह गलत है। आप उसे और खुद को खतरे में डाल रहे हैं। मैं जानता हूं, मैंने कहा। तो फिर रुक क्यों नहीं जाते? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं और मैं उसे बचाऊंगा। सभा में खुसर पुसर शुरू हो गई। सरपंच ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। विक्रम जी, आप नहीं जानते आप क्या कह रहे हैं। पिछले 97 सालों में कई लोगों ने कोशिश की, सब मर गए, आप भी। मैं अलग हूं, मैंने बीच में कहा। मुझे रास्ता पता है और कल रात मैं काल पहाड़ जाऊंगा। पूरी सभा सन्न रह गई। गोपाल जी उठे। विक्रम जी, यह पागलपन है। काल पहाड़, वहां से कोई वापस नहीं आया। मैं आऊंगा, मैंने कहा, मोहिनी के साथ। तभी मोहिनी खड़ी हो गई। वो पीछे बैठी थी। विक्रम सच कह रहा है, उसने कहा। हम कल रात काल पहाड़ जाएंगे और इस शराब को खत्म करेंगे। लेकिन अगर तुम असफल हुए, किसी ने पूछा, तो हम मर जाएंगे, मोहिनी ने सीधे कहा। लेकिन कम से कम कोशिश तो करेंगे। सरपंच ने गहरी सांस ली। ठीक है, तुम जाना चाहते हो, जाओ, लेकिन याद रखो, अगर तुम असफल हुए तो पूरा गांव तबाह हो सकता है। हम असफल नहीं होंगे, मैंने कहा, लेकिन अंदर से मुझे यकीन नहीं था। उस दिन शाम को मैं और मोहिनी रामू काका के पास गए। उन्होंने हमें तंत्र ग्रंथ दिया, साथ में कुछ चीजें, एक तांबे का कटोरा, लाल कपड़ा, कुछ जड़ी बूटियां। ये सब काम आएगा, उन्होंने कहा। जब तुम यंत्र के पास पहुंचो तो इन जड़ी बूटियों को कटोरे में जलाना। इससे एक सुरक्षा कवच बनेगा। थोड़ी देर के लिए डाकिनी दूर रहेगी। उस समय तुम्हें यंत्र तोड़ना होगा और खोपड़ी, कालनाथ की खोपड़ी, उसे नष्ट करना होगा। कैसे, मैंने पूछा। शुद्ध प्रेम की शक्ति से। तुम और मोहिनी, तुम दोनों को एक साथ एक ही समय पर अपने प्रेम की ऊर्जा खोपड़ी में डालनी होगी। यह कैसे होगा? तुम दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा, आंखें बंद करनी होंगी और दिल से, सच्चे दिल से एक दूसरे को महसूस करना होगा। तुम्हारे प्यार की ऊर्जा वो खोपड़ी में जाएगी और उसे तोड़ेगी। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे मन में जरा सी भी शंका हुई, जरा सा भी डर, तो यह काम नहीं करेगा। मैंने मोहिनी की तरफ देखा। उसने मेरा हाथ पकड़ा। हम कर लेंगे, उसने कहा। रामू काका की आंखों में आंसू थे। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। काश मैं भी तुम्हारे साथ आ पाता। आप आ सकते हैं, मैंने कहा। नहीं बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं और डर गया हूं। 50 साल पहले जो मैंने देखा वो आज भी मुझे सताता है। मैं फिर वहां नहीं जा सकता। लेकिन मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। भगवान करे तुम सफल हो। रात को मैं और मोहिनी अपनी तैयारी करने लगे। मोहिनी अपने घर गई, अपनी दादी से मिली। दादी जानती थी कि कल क्या होने वाला है। वो रो रही थी। बेटी, तू मत जा, प्लीज, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। दादी, मोहिनी ने उन्हें गले लगाया, अगर मैं नहीं गई तो भी मैं मर जाऊंगी। कम से कम इस तरह मैं लड़ सकती हूं। लेकिन दादी, आपने मुझे हमेशा हिम्मत दी। अब भी दो, मुझे आशीर्वाद दो। दादी ने रोते हुए मोहिनी के माथे पर हाथ रखा। जा बेटी, जी के आना।
मैं अपने घर में था, अपना सामान पैक कर रहा था, टॉर्च, पानी की बोतल, चाकू, रस्सी। तभी दरवाज़ा खुला। गोपाल जी थे। विक्रम जी, मैं आपको रोकने आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप सही हैं। यह गांव 97 सालों से डर में जी रहा है। शायद अब आज़ादी का वक्त आ गया है। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और हाँ, अगर आप वापस आए तो मैं आपकी और मोहिनी की शादी करवाऊंगा, खुद। मैं मुस्कुरा दिया। पक्का? पक्का। 14 सितंबर, 14 की रात। दिन सामान्य रूप से बीता। मैं स्कूल गया, बच्चों को पढ़ाया, लेकिन मन कहीं और था। शाम को 3 बजे स्कूल की छुट्टी हुई। मैं घर आया। मोहिनी पहले से इंतजार कर रही थी। तैयार हो? मैंने पूछा। हाँ, तुम? हाँ। हमने अपना सामान उठाया, काल पहाड़ की तरफ चल दिए। रास्ते में गांव वाले हमें देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस देखते रहे। कुछ की आंखों में उम्मीद थी, कुछ की आंखों में दया। हम गांव से बाहर निकले। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो रहा था। हम काल पहाड़ की तरफ बढ़ते गए। रास्ते में एक जगह मोहिनी रुकी। विक्रम, मुझे कुछ कहना है। कहो। अगर हम सफल नहीं हुए, अगर मैं मर गई, तो तुम खुद को दोष मत देना, समझे? मैंने उसका हाथ पकड़ा। हम सफल होंगे और तुम नहीं मरोगी, मैं वादा करता हूं। लेकिन मैंने उसे चुप कराया और गले लगा लिया। समय रुक गया। दुनिया गायब हो गई। बस हम दोनों थे। जब हम अलग हुए तो मोहिनी मुस्कुरा रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं विक्रम। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं मोहिनी। हमने फिर से चलना शुरू किया। शाम 6 बजे हम काल पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। पहाड़ काला दिख रहा था, जैसे अंधेरे से बना हो। ऊपर जाने का रास्ता संकरा था, पत्थरीला। चलो, मैंने कहा। हमने चढ़ाई शुरू की। पहले कुछ मिनट तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर हवा तेज हो गई। ठंडी, बहुत ठंडी। आसमान में बादल छा गए। चांद गायब हो गया। अंधेरा हो गया। मैंने टॉर्च जलाई। हम ऊपर चढ़ते गए। रास्ते में अजीब चीजें दिखने लगीं। पेड़ों पर उल्टे लटके जानवर, मरे हुए, सड़े हुए। जमीन पर हड्डियां, इंसानों की हड्डियां। दीवारों पर खून के निशान। ये जगह नरक है, मोहिनी ने फुसफुसाया। हाँ, लेकिन हमें आगे जाना है। हम चढ़ते रहे। फिर आवाजें सुनाई देने लगीं। फुसफुसाहट, जैसे कोई बात कर रहा हो। विक्रम, सुनो। क्या? कोई बुला रहा है मुझे। मैंने ध्यान से सुना। हाँ, एक आवाज थी। मोहिनी, आजा, मेरे पास आजा। ये रूपवती की आवाज थी। मत सुनो, मैंने कहा, ये जाल है। लेकिन वो मुझे बुला रही है। मोहिनी मेरा हाथ छोड़कर आगे बढ़ने लगी। मोहिनी, रुको। लेकिन वो नहीं रुकी। वो किसी सम्मोहन में थी। मैं उसके पीछे दौड़ा, उसका हाथ पकड़ा। मोहिनी, होश में आओ। मैंने उसके गाल पर हल्का तमाचा मारा। वो चौंकी, आंखें खुली। विक्रम, मैं कहां जा रही थी? तुम सम्मोहित हो गई थी। डाकिनी तुम्हें बुला रही थी। ओह, चलो, और अब मेरा हाथ मत छोड़ना। हमने फिर चढ़ाई शुरू की। इस बार मैंने मोहिनी का हाथ कस के पकड़ा। आधे घंटे बाद हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां एक गुफा थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने सपने में देखी थी। गुफा का मुंह काला, अंधेरा, डरावना। अंदर चलना होगा, मैंने कहा। हाँ, हम गुफा के अंदर दाखिल हुए। अंदर सीलन की बदबू, सड़ांध और कुछ और, जैसे मौत की गंध हो। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह, खून से बने, ताजे। फर्श पर हड्डियों के ढेर और बीच में यंत्र, पत्थर का, 13 कोनों वाला, बिल्कुल वैसा ही जैसा सपने में था। और यंत्र के बीच खोपड़ी, कालनाथ की खोपड़ी। वो धड़क रही थी जैसे जिंदा हो। आंख के गड्ढों से काली रोशनी निकल रही थी। यह है, मैंने फुसफुसाया। हम धीरे धीरे यंत्र की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही हम 10 फीट के करीब पहुंचे, खोपड़ी बोली, तुम आ गए। कालनाथ की आवाज, बुढ़ाई, फटी हुई। हाँ, मैंने कहा, और हम तुम्हें नष्ट करने आए हैं। खोपड़ी हंसी। नष्ट? मुझे? मैं अमर हूं। मैंने अपनी आत्मा इस यंत्र में बांध दी है। कोई मुझे नष्ट नहीं कर सकता। हम देखेंगे। मैंने तांबे का कटोरा निकाला, उसमें जड़ी बूटियां डाली, माचिस से आग लगाई। जड़ी बूटियां जलने लगीं। सफेद धुआं निकला, तेज गंध। खोपड़ी चीखी, नहीं, ये क्या है? शुद्धता, मैंने कहा।
जो तुम्हारी गंदगी को मिटाएगी। धुआं यंत्र के चारों तरफ फैल गया, एक सुरक्षा कवच बन गया। अब मोहिनी, मैंने चिल्लाया। मैं और मोहिनी यंत्र के पास गए, खोपड़ी के सामने खड़े हुए। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। आंखें बंद करो, मैंने कहा। हम दोनों ने आंखें बंद की। अब सिर्फ एक दूसरे को महसूस करो, हमारे प्यार को महसूस करो। मैं मोहिनी को महसूस करने लगा, उसके हाथ की गर्माहट, उसकी सांसें, उसकी धड़कन। मैंने उसे अपने दिल में महसूस किया और कुछ होने लगा। हमारे हाथों से एक सफेद रोशनी निकली। वो रोशनी खोपड़ी में गई। खोपड़ी चीखी, नहीं, बंद करो। लेकिन हम नहीं रुके। रोशनी और तेज हो गई। खोपड़ी में दरारें आने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन तभी एक भयानक चीख। मेरी आंखें खुल गईं। गुफा के प्रवेश द्वार पर वो खड़ी थी, डाकिनी, पूर्ण रूप में, 9 फीट लंबी, काली त्वचा, लाल आंखें, नाखून तलवार जैसे, चेहरा आधा रूपवती जैसा, आधा राक्षसी। तुमने मेरे स्वामी को चोट पहुंचाई, उसने गरजते हुए कहा। वो हमारी तरफ लपकी। डाकिनी की चीख इतनी भयानक थी कि गुफा की दीवारें हिल गईं। पत्थर के टुकड़े ऊपर से गिरने लगे। मैंने मोहिनी को अपने पीछे किया। डाकिनी हमारे सामने खड़ी थी। उसका शरीर, ये कहना कि वो डरावनी थी कम होगा। वो दुःस्वप्न थी, जीती जागती दुःस्वप्न। उसकी त्वचा काली थी, लेकिन जगह जगह से फटी हुई त्वचा के नीचे से कीड़े रेंग रहे थे, छोटे छोटे काले कीड़े। वो उसके शरीर में घुस रहे थे और बाहर निकल रहे थे। उसके बाल लंबे थे, करीब 15 फीट, जमीन पर फैले हुए, और वो बाल हिल रहे थे जिंदा सांपों की तरह। उसकी आंखें, भगवान, उसकी आंखें पूरी लाल थीं, कोई पुतली नहीं, बस खून जैसा लाल रंग। और उन आंखों से लगातार खून के आंसू बह रहे थे। वो आंसू जमीन पर गिरते और फुफकारने लगते जैसे तेजाब हो। उसके मुंह से काली लार टपक रहा थी, और जहां वो लार गिरती वहां जमीन जल जाती। लेकिन सबसे भयानक उसके नाखून थे। हर उंगली पर 2 फीट लंबे नाखून, मुड़े हुए, तेज, और उन पर खून सूखा हुआ था, ताजा नहीं, पुराना, 97 सालों का खून। तुम मनुष्य। उसकी आवाज 2 लोगों की थी, रूपवती की मीठी आवाज और एक राक्षसी गर्जना, दोनों एक साथ। तुमने मेरे स्वामी को चोट पहुंचाई। वो एक कदम आगे बढ़ी, जमीन दरकी, दरारें पड़ी। मैंने मोहिनी का हाथ कस के पकड़ा। डरो मत। लेकिन मैं खुद डर से कांप रहा था। मेरे पैर हिल रहे थे, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा फट जाएगा। डाकिनी ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह के अंदर दांत नहीं थे, सिर्फ अंधेरा था, गहरा अंधेरा, जैसे उसका मुंह किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। और उस अंधेरे से चीखें आ रही थीं, हजारों चीखें, उन सब लोगों की जिन्हें उसने पिछले 97 सालों में मारा था। विक्रम, मुझे डर लग रहा है। मोहिनी की आवाज कांप रही थी। बस थोड़ी देर और, मैंने कहा। हमें बस यंत्र को तोड़ना है। लेकिन डाकिनी हमारे और यंत्र के बीच में आ गई। तुम यंत्र तक नहीं पहुंच सकते, उसने कहा। और फिर वो हमारी तरफ लपकी, इतनी तेजी से कि मेरी आंखें उसे फॉलो नहीं कर सकी। एक पल वो वहां थी, अगले पल मेरे ठीक सामने। उसने अपना हाथ उठाया, वो लंबे नाखून मेरे चेहरे के बिल्कुल पास। मैं पीछे कूदा, नाखून मेरे गाल को छू गए। एक तेज दर्द, गाल पर 3 गहरी खरोंचें, खून बहने लगा। विक्रम, मोहिनी चिल्लाई। डाकिनी हंसी, उस भयानक 2 स्वर वाली हंसी में। तुम्हारा खून, मुझे इसकी खुशबू पसंद है। उसने अपनी जीभ निकाली। वो जीभ सामान्य नहीं थी, काली, लंबी, और उस पर छोटे छोटे कांटे थे। वो जीभ हवा में लहराई, मेरे खून की खुशबू सूंघी। तुम्हारा खून, तुम्हारा प्राण, मैं सब ले लूंगी। वो फिर लपकी। इस बार मैं तैयार था। मैंने बगल में लुढ़का। उसके नाखून पत्थर की दीवार में घुस गए। चिंगारियां निकली। भागो, मैंने मोहिनी से कहा। यंत्र की तरफ। मोहिनी दौड़ी, लेकिन डाकिनी ने अपने बाल फेंके। वो बाल, वो जिंदा सांप जैसे बाल मोहिनी के पैरों में लिपट गए। मोहिनी गिर पड़ी, चीखी। बाल उसे खींचने लगे, डाकिनी की तरफ। मोहिनी, मैं चिल्लाया। मैंने अपनी जेब से चाकू निकाला, दौड़कर मोहिनी के पास गया, बालों को काटने लगा। लेकिन जैसे ही चाकू बालों को छूता, बाल पत्थर की तरह सख्त हो जाते। ये नहीं काट सकता। मोहिनी रो रही थी। विक्रम, ये मुझे खींच रहा है। बाल उसे डाकिनी की तरफ घसीट रहे थे।
डाकिनी हंस रही थी। मेरे पास आ, मैं तुझे अपने साथ मिला लूंगी। मैंने सोचा, तेजी से सोचा, फिर याद आया जड़ी बूटियों का धुआं, शुद्धता का धुआं। मैंने कटोरा उठाया, उसमें अभी भी जड़ी बूटियां जल रही थीं। मैंने वो धुआं बालों पर फेंका। जैसे ही धुआं बालों को छुआ, बाल चीखे। हाँ, चीखे, जैसे उन्हें दर्द हो रहा हो। बाल मोहिनी को छोड़कर वापस सिकुड़ गए। मैंने मोहिनी को उठाया। ठीक हो? हाँ हाँ, डाकिनी गुस्से से चीखी। तुमने मुझे चोट पहुंचाई। उसकी आंखों से अब खून की जगह आग निकल रही थी। असली आग, लाल नारंगी लपटें। पूरी गुफा रोशन हो गई और गर्म, बहुत गर्म, जैसे हम किसी भट्टी में हों। डाकिनी ने अपना मुंह चौड़ा खोला और उस अंधेरे गहराई से कुछ निकलने लगा। हाथ, इंसानों के हाथ, सड़े हुए, गले हुए, हड्डियों वाले हाथ, दर्जनों हाथ डाकिनी के मुंह से निकल रहे थे। भगवान! मोहिनी की सांस रुक गई। वो हाथ हमारी तरफ बढ़े, हवा में तैर रहे थे और उन हाथों से आवाजें आ रही थीं। बचाओ, हमें बचाओ, हम यहां फंसे हैं, इसके अंदर, प्लीज हमें आजाद करो। वो सब आत्माएं थीं, उन लोगों की जिन्हें डाकिनी ने मारा था। वो सब उसके अंदर कैद थीं 80 सालों से। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाथों ने हमें पकड़ने की कोशिश की। मैं और मोहिनी भागे इधर उधर, लेकिन हाथ वो हर जगह थे। दर्जनों नहीं, सैकड़ों हाथ पूरी गुफा में फैल गए। एक हाथ ने मेरी टांग पकड़ ली। ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। मेरी त्वचा जलने लगी, जैसे बर्फ से जल रही हो। मैं चीखा, हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत। दूसरा हाथ मेरे कंधे पर आया, तीसरा गर्दन पर। मैं दम घुटने लगा। विक्रम! मोहिनी चिल्लाई। उसने धुएं वाला कटोरा उठाया, मेरी तरफ फेंका। धुआं हाथों पर पड़ा। हाथ चीखे, पीछे हटे, वापस डाकिनी के मुंह में चले गए। मैं फर्श पर गिरा, हाँफ रहा था। शरीर पर जहां हाथों ने छुआ था, वहां काले निशान पड़ गए थे। मोहिनी मेरे पास आई। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन हम ठीक नहीं थे। हम मर रहे थे। धीरे धीरे डाकिनी हमारी तरफ आई। इस बार धीरे धीरे, जैसे शिकारी अपने शिकार के पास आता है। तुम लड़े अच्छे से, उसने कहा, लेकिन अब खत्म हो गया। तुम्हारे पास बचा कुछ नहीं। धुआं खत्म हो गया। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं। और मैं अमर हूं। वो सही थी। धुआं खत्म हो चुका था। कटोरा ठंडा पड़ गया था। हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक दूसरे का हाथ और हमारा प्यार। मोहिनी, मैंने कहा, हमें अभी करना होगा, अभी। लेकिन वो हमारे और यंत्र के बीच में है, तो हम उसके बीच से गुजरेंगे क्या? लेकिन मुझ पर भरोसा करो। मैंने मोहिनी का हाथ पकड़ा कस के। तैयार हो? नहीं, लेकिन चलो। हम दौड़े सीधे डाकिनी की तरफ। डाकिनी हंसी। मूर्ख, तुम खुद मौत की तरफ भाग रहे हो। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए, नाखून चमके। हम करीब पहुंचे। 10 फीट, 5 फीट, 2 फीट। डाकिनी ने झपट्टा मारा। लेकिन ठीक उसी पल हमने एक दूसरे को देखा, आंखों में। और उस पल कुछ हुआ। हमारे हाथों से सफेद रोशनी निकली, बहुत तेज, बहुत शुद्ध। वो रोशनी हमारे चारों तरफ एक कवच बन गई। डाकिनी के नाखून उस कवच से टकराए और पीछे हट गए। डाकिनी चीखी, यह क्या है? प्यार, मैंने कहा, शुद्ध प्यार। कुछ ऐसा जो तुम कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम नफरत से बनी हो। हम डाकिनी के बगल से गुजर गए, यंत्र की तरफ बढ़े। डाकिनी ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो हमारे कवच को छूती, जल जाती। उसकी त्वचा धुएं में बदल जाती। वो पीछे हटी, गुस्से से चीख रही थी। हम यंत्र के पास पहुंचे। खोपड़ी, कालनाथ की खोपड़ी अब पूरी तरह जाग चुकी थी। वो हिल रही थी, चीख रही थी, नहीं, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। मैं 97 सालों से यहां हूं। मैं अमर हूं। थी, मैंने कहा, थी अमर। मैंने और मोहिनी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, यंत्र के ठीक सामने, खोपड़ी के सामने। हमने आंखें बंद की और हमने महसूस करना शुरू किया एक दूसरे को, हमारे प्यार को, हमारे बंधन को। हमारे हाथों से सफेद रोशनी निकली, पहले से भी ज्यादा तेज। वो रोशनी खोपड़ी में गई। खोपड़ी चीखी, नहीं नहीं नहीं। उसमें दरारें आने लगीं, छोटी छोटी, फिर बड़ी। डाकिनी पागलों की तरह चीख रही थी।
स्वामी नहीं, मैं आपको बचा लूंगी। वो हमारी तरफ फिर लपकी, लेकिन इस बार हमारे कवच ने उसे दूर फेंक दिया। जोर से वो दीवार से टकराई, पत्थर टूट गए। हम अपने ध्यान में बने रहे। खोपड़ी में और दरारें आईं। अरे नहीं, मेरे 98 साल, मेरी तपस्या, सब बर्बाद। कालनाथ की आवाज कमजोर होती जा रही थी और फिर एक तेज रोशनी। खोपड़ी फट गई। धमाका इतना जोर का कि पूरी गुफा हिल गई। खोपड़ी के टुकड़े उड़ गए और उनमें से काला धुआं निकला, बहुत सारा। वो धुआं चीख रहा था, नहीं नहीं। धुआं तेजी से ऊपर गया, गुफा की छत से टकराया और गायब हो गया। कालनाथ खत्म हो गया था। यंत्र टूट गया, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। हमने आंखें खोली, लेकिन डाकिनी अभी भी थी। वो फर्श पर पड़ी थी, कमजोर लेकिन जिंदा। नहीं, वो फुसफुसाई, मेरे स्वामी चले गए, लेकिन मैं अभी भी हूं। वो धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका शरीर टूट रहा था, त्वचा झड़ रही थी, लेकिन वो अभी भी खतरनाक थी। अगर मेरे स्वामी नहीं रहे तो कोई नहीं रहेगा। मैं तुम सबको मार दूंगी, पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। वो हमारी तरफ बढ़ी। विक्रम, मोहिनी डर गई। अब क्या करें? मुझे नहीं पता था। हम कालनाथ को तो नष्ट कर चुके थे, लेकिन डाकिनी। तभी गुफा के बाहर से एक आवाज आई, रुक जा। हम सब मुड़े। वहां रामू काका खड़े थे। रामू काका! मैं चौंक गया। आप यहां? रामू काका गुफा के अंदर आए। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी, डर नहीं। मैं नहीं आना चाहता था, उन्होंने कहा। 50 साल से मैं डरा रहा, भागता रहा, लेकिन आज तुम दोनों ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने डाकिनी की तरफ देखा। तूने मेरे दोस्तों को मारा, मेरा हाथ छीना, 50 साल मुझे डराया, लेकिन अब बस। डाकिनी हंसी, कमजोर हंसी। तुम बूढ़े, तुम मुझे क्या कर लोगे? यह, रामू काका ने अपनी जेब से कुछ निकाला। एक किताब, वही तंत्र ग्रंथ। उन्होंने किताब खोली। एक पन्ने पर निशान था। इसमें लिखा है, रामू काका ने पढ़ना शुरू किया, कि डाकिनी को पूरी तरह नष्ट करने के लिए एक बलिदान चाहिए। बलिदान? मैंने पूछा। हाँ, एक शुद्ध आत्मा का बलिदान, जो स्वेच्छा से अपनी जान दे, डाकिनी को अपने अंदर कैद करे और फिर खुद को नष्ट कर दे। मेरा दिल बैठ गया। नहीं काका, आप यह नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं और करूंगा। उन्होंने मुस्कुराया। बेटा, मैं 72 साल का हूं। मैंने अपनी जिंदगी जी ली, डर में, लेकिन जी ली। अब मुझे कुछ अच्छा करने का मौका मिला है। लेकिन शांति बेटा। रामू काका ने अपना एकमात्र हाथ मेरे कंधे पर रखा। तुम और मोहिनी, तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। तुम्हें साथ रहना है, खुश रहना है, बच्चे पैदा करने हैं, ये गांव, इसे फिर से जिंदा करना है। मैं यह नहीं कर सकता तुम्हारे बिना। कर सकते हो और करोगे। उन्होंने डाकिनी की तरफ मुड़े। आ दुष्ट आत्मा, आ मेरे अंदर। मैं तुझे कैद करूंगा, हमेशा के लिए। डाकिनी हंसी। तुम मुझे कैद करोगे? मैं तुम्हारी आत्मा को चूस लूंगी, तुम्हें नष्ट कर दूंगी। कोशिश कर। रामू काका ने अपनी आंखें बंद की, मंत्र पढ़ने लगे। तंत्र ग्रंथ से। मंत्र पुराने थे, संस्कृत में, भयानक, शक्तिशाली। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, डाकिनी कमजोर होती गई। नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे खींचा जा रहा है। डाकिनी का शरीर धुएं में बदलने लगा। काला धुआं, वो धुआं रामू काका की तरफ खींचने लगा। डाकिनी चीखी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मंत्र बहुत शक्तिशाली थे। धुआं रामू काका के मुंह में जाने लगा, नाक में, कानों में। रामू काका का शरीर कांपने लगा। उनका चेहरा लाल पड़ गया, फिर नीला, फिर काला। काका! मैं चिल्लाया, लेकिन वो नहीं रुके। वो लगातार मंत्र पढ़ते रहे। पूरी डाकिनी, पूरा काला धुआं रामू काका के अंदर चला गया। गुफा में अचानक शांति हो गई। डाकिनी गायब हो गई थी। रामू काका फर्श पर गिरे। मैं और मोहिनी उनके पास दौड़े। काका, काका! उन्होंने आंखें खोली, लेकिन वो आंखें अब काली थीं, पूरी काली। वो मेरे अंदर है। उनकी आवाज कमजोर थी। मैं उसे रोक रहा हूं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। उनका शरीर फिर कांपा। उनके मुंह से काला खून निकला। विक्रम, तुम्हें मुझे मारना होगा अभी। क्या? नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। करना होगा। अगर तुमने नहीं किया तो वो बाहर आ जाएगी।
फिर सब बर्बाद हो जाएगा। उनके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। डाकिनी बाहर आने की कोशिश कर रही थी। जल्दी करो विक्रम। पत्थर, किसी पत्थर से मेरे सिर पर। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंसू निकल रहे थे। मैं नहीं कर सकता। तुम्हें करना होगा, रामू काका चिल्लाए। मोहिनी के लिए, गांव के लिए। मोहिनी ने मेरा हाथ पकड़ा, वो भी रो रही थी। विक्रम, उन्होंने अपनी जान दी हमारे लिए। अब हमें उनकी इच्छा पूरी करनी होगी। मैंने एक बड़ा पत्थर उठाया, हाथ कांप रहे थे। माफ करना काका, मुझे माफ कर देना। मैंने पत्थर उठाया। रामू काका मुस्कुराए। कोई माफी नहीं बेटा, तुम खुश रहना हमेशा। मैंने आंखें बंद की और पत्थर नीचे गिरा दिया। एक भयानक आवाज, हड्डी टूटने की आवाज, फिर शांति। मैंने आंखें खोली। रामू काका चले गए थे। उनके शरीर के अंदर का काला धुआं गायब हो गया था। डाकिनी अब सच में खत्म हो गई थी। मैं रामू काका के शरीर के पास बैठ गया, रोने लगा जोर जोर से। मोहिनी भी मेरे बगल में बैठ गई, रो रही थी। हम देर तक ऐसे ही बैठे रहे। कुछ समय बाद हमने रामू काका के शरीर को उठाया, गुफा से बाहर लाए। रात खत्म हो रही थी, सुबह होने वाली थी। हम पहाड़ से नीचे उतरे, रामू काका के शरीर को साथ लेकर। जब हम गांव पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। गांव वाले बाहर आ चुके थे, सब हमें देख रहे थे। सरपंच आगे आए, उन्होंने रामू काका के शरीर को देखा, समझ गए। रामू काका, उन्होंने बलिदान दे दिया? हाँ, मैंने कहा। उन्होंने डाकिनी को अपने अंदर कैद किया और खुद को नष्ट कर दिया। पूरे गांव में शोर की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ में राहत भी थी। तो श्राप टूट गया? किसी ने पूछा। हाँ, मोहिनी ने कहा। कालनाथ का यंत्र नष्ट हो गया, डाकिनी खत्म हो गई, श्राप पूरी तरह टूट गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लोग रोने लगे, खुशी के आंसू। 97 सालों के बाद वो आजाद थे। उस दिन रामू काका का अंतिम संस्कार हुआ। पूरे गांव ने हिस्सा लिया। सरपंच ने कहा, रामू काका 50 साल तक डरे रहे, लेकिन अंत में उन्होंने सबसे बड़ा साहस दिखाया। अपनी जान देकर उन्होंने पूरे गांव को बचाया। हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। सबने श्रद्धांजलि दी। मैं कुछ नहीं कह पाया, बस रोता रहा। मोहिनी मेरे साथ थी, मेरा हाथ पकड़े। अगले कुछ दिन अजीब थे। गांव बदल गया था। लोग अब रात को बाहर निकलने लगे, बच्चे खेलने लगे, घरों में रोशनी होने लगी। डर गायब हो गया था। मोहिनी के निशान वो भी गायब हो गए। उसकी कमर पर जहां काला त्रिशूल था, वहां अब कुछ नहीं था, सिर्फ साफ त्वचा। यह सच लग नहीं रहा, मोहिनी ने एक दिन कहा। इतने सालों बाद मैं आजाद हूं, मैं जी सकती हूं। हाँ, मैंने कहा, और हम साथ जिएंगे। मोहिनी मुस्कुराई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। विक्रम, तुमने मुझे बचाया, अपनी जान जोखिम में डालकर। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। नहीं, मैंने कहा, तुम बहुत कुछ हो। तुम मजबूत हो, बहादुर हो, और तुम मेरी जिंदगी हो। हमने एक दूसरे को चूमा। 17 सितंबर, मोहिनी का 24वां जन्मदिन। पहली बार वो अपना जन्मदिन मना रही थी, डर के बिना। पूरे गांव ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी गईं, गीत गाए गए, और उस रात गोपाल जी ने हमारी शादी करवाई। छोटी सी शादी, सिर्फ गांव वाले, लेकिन सबसे खूबसूरत शादी। मोहिनी लाल साड़ी में थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरी सांसें रुक गईं। जब हमने फेरे लिया, मुझे लगा जैसे यह सपना है, लेकिन यह सपना नहीं था, यह सच था। हम शादीशुदा थे, साथ थे, हमेशा के लिए। शादी के बाद 1 महीना बीत गया। जीवन सामान्य हो गया था। मैं स्कूल में पढ़ा था, मोहिनी घर संभालती। गांव में खुशहाली आ गई थी। सरकार ने फिर से गांव को मान्यता दी। सड़कें बनने लगीं, बिजली नियमित आने लगी। एक दिन कुछ शहर से लोग आए, इंजीनियर। उन्होंने कहा कि वो मोबाइल टावर लगाएंगे। जल्दी ही आपके गांव में भी नेटवर्क आ जाएगा, उन्होंने कहा। गांव वाले खुश थे। आखिरकार वो बाहर की दुनिया से जुड़ने वाले थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ अजीब भी था। मैंने देखना शुरू किया। कभी कभी रात में मुझे आवाजें सुनाई देती, धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पहले मैंने सोचा यह हवा है या मेरा वहम, लेकिन एक रात मैं उठा, प्यास लगी थी, पानी पीने रसोई में गया। खिड़की से बाहर देखा, गली में
कुछ था, एक छाया, बहुत धुंधली। मैंने आंखें मली, फिर देखा, छाया गायब हो गई थी। सिर्फ वहम है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन अगली रात फिर वही छाया, इस बार थोड़ी साफ, जैसे किसी औरत की आकृति हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमने डाकिनी को नष्ट कर दिया था। मैंने मोहिनी को नहीं बताया, उसे डराना नहीं चाहता था। लेकिन छाया हर रात दिखने लगी और धीरे धीरे और साफ होती गई। एक हफ्ते बाद मोहिनी ने मुझे एक खबर दी, विक्रम, मुझे लगता है मैं गर्भवती हूं। मैं खुशी से झूम उठा। सच? पक्का? हाँ, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम अगले दिन पाली गए, डॉक्टर के पास। टेस्ट हुआ। बधाई हो, डॉक्टर ने कहा, आप मां बनने वाली हैं। मोहिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने उसे गले लगाया। हम माता पिता बनने वाले हैं, वो मुस्कुराई। लेकिन उस रात जब हम वापस गांव आए, मैंने फिर छाया देखी। लेकिन इस बार वो सिर्फ छाया नहीं थी। मैंने उसका चेहरा देखा, धुंधला लेकिन पहचानने लायक, रूपवती या डाकिनी, और वो मोहिनी की तरफ देख रही थी। मेरा खून सर्द हो गया। अगले कुछ दिन मैं बेचैन रहा। छाया रोज दिखती और हर रात ज्यादा साफ होती जाती। मैंने आखिरकार मोहिनी को बताया, मोहिनी, मुझे कुछ कहना है। क्या हुआ? तुम पिछले कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो। मैंने गहरी सांस ली। मुझे छाया दिख रही है, रात में, रोज। मोहिनी का चेहरा पीला पड़ गया। छाया? कैसी छाया? जैसे डाकिनी की। मोहिनी के हाथ से गिलास गिर गया, टूट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमने उसे नष्ट कर दिया था। मुझे भी यही लगा था। लेकिन हर रात वो दिखती है और वो तुम्हारी तरफ देखती है। मोहिनी का हाथ अपने पेट पर गया, बच्चे की तरफ। हम दोनों सन्न रह गए। विक्रम, क्या तुम्हें लगता है वो बच्चे के पीछे है? मुझे नहीं पता था, लेकिन एक बुरा एहसास हो रहा था। हमें पता लगाना होगा, मैंने कहा। काल पहाड़ पर फिर से जाना होगा। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो मैं अकेले जाऊंगा। नहीं, तुम भी नहीं जाओगे, प्लीज। लेकिन मुझे जाना था। मुझे पता लगाना था कि आखिर हो क्या रहा है। अगली रात मैं अकेले काल पहाड़ गया। चांद रात थी, पूर्णिमा। पहाड़ पर चढ़ाई आसान थी इस बार। कोई रुकावट नहीं, कोई डर नहीं। मैं गुफा तक पहुंचा, अंदर गया। वहां यंत्र के टुकड़े बिखरे पड़े थे, खोपड़ी के टुकड़े भी। सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने छोड़ा था। तो फिर मैंने सोचा, छाया कहां से आ रही है? तभी मुझे कुछ दिखा। गुफा के एक कोने में एक दरार थी, दीवार में। वो दरार पहले नहीं थी। मैं करीब गया, टॉर्च की रोशनी उसमें डाली। दरार के अंदर अंधेरा था, गहरा अंधेरा, और उस अंधेरे से आवाज आ रही थी, फुसफुसाहट। आजा, अंदर आजा। सच जानना चाहता है ना? आजा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन मुझे जानना था। मैंने दरार में हाथ डाला। ठंडक, बर्फ जैसी ठंडक। मैंने और अंदर डाला। मेरा हाथ कुछ छू गया, कुछ नरम, गीला। मैंने झटके से हाथ बाहर निकाला। हाथ पर काली स्याही जैसा कुछ लगा था। नहीं, स्याही नहीं, खून, काला खून। मैंने हाथ पोंछा, लेकिन काला निशान नहीं गया। और फिर निशान हिलने लगा, जैसे जिंदा हो। निशान मेरी कलाई से ऊपर बढ़ने लगा, बाजू पर, कंधे पर। नहीं, मैं चिल्लाया। मैंने बाजू रगड़ना शुरू किया, पत्थर से, जोर से। त्वचा छिल गई, खून निकला, लेकिन काला निशान रुक गया। मैं गुफा से भागा, पहाड़ से नीचे, घर पहुंचा। हाँफ रहा था। मोहिनी सो रही थी। मैं उसके बगल में लेटा, उसे देखता रहा। वो इतनी शांत लग रही थी, इतनी सुंदर। मेरा हाथ उसके पेट पर गया। वहां हमारा बच्चा था। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैंने फुसफुसाया, तुम दोनों को, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे, क्योंकि जो मैंने गुफा में महसूस किया था वो डाकिनी नहीं थी। वो कुछ और था, कुछ ज्यादा पुराना, ज्यादा खतरनाक। और वो जाग रहा था। 1 महीने बाद मोहिनी का पेट बढ़ने लगा। वो खुश थी, चमक रही थी। लेकिन मैं हर रात उस छाया को देखता। वो अब और साफ हो गई थी, और हर रात मोहिनी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी रहती, अंदर देखती रहती। मोहिनी को नहीं दिखती थी, सिर्फ मुझे, जैसे वो मुझे संदेश दे रही हो। मैं इंतजार कर रही हूं बच्चे का, वो पैदा होगा। और फिर एक रात मैं सो नहीं पाया।
बाहर निकला, छाया के पास गया। तुम क्या चाहती हो? मैंने पूछा। छाया ने मुड़कर मुझे देखा। इस बार मैंने उसका पूरा चेहरा देखा। रूपवती थी, लेकिन बदली हुई। आधा चेहरा सुंदर, आधा सड़ा हुआ। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, एक विकृत मुस्कान। बच्चा, उसने फुसफुसाया। मुझे बच्चा चाहिए। क्यों? पुनर्जन्म, मेरा पुनर्जन्म। मैं उस बच्चे में फिर से जन्म लूंगी। मेरी सांस रुक गई। नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा। छाया हंसी। तुम रोक नहीं सकते, यह पहले से तय है। जब तुमने मोहिनी से प्यार किया, जब तुमने उसे बचाया, तब मैंने नया रास्ता ढूंढ लिया। बच्चा मेरा बच्चा है, वो मोहिनी की कोख में है, लेकिन आत्मा मेरी है। झूठ, मैं चिल्लाया। सच। छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। तुम देखोगे, जब बच्चा पैदा होगा, तुम देखोगे। और वो गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, सन्न, डरा हुआ। 6 महीने बाद मोहिनी 9 महीने की गर्भवती थी। डिलीवरी का समय करीब था। हमने पाली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन मेरे मन में डर था, बहुत गहरा डर। क्या वाकई बच्चे में डाकिनी की आत्मा होगी, या फिर यह सिर्फ मेरा वहम था? डिलीवरी की रात आई, 14 तारीख, 14 की रात। मोहिनी को लेबर पेन शुरू हो गया। डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मैं बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। घंटे बीतते गए। फिर एक चीख, मोहिनी की चीख, फिर बच्चे का रोना। डॉक्टर बाहर आई। बधाई हो, आपकी एक बेटी हुई है। बेटी, मेरी बेटी। मैं खुशी से रोने लगा। मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ, आइए। मैं अंदर गया। मोहिनी बिस्तर पर लेटी थी, थकी हुई, लेकिन मुस्कुरा रही थी। उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची। मैं करीब गया, बच्ची को देखा। वो बिल्कुल मोहिनी जैसी लग रही थी, इतनी प्यारी, इतनी मासूम। मैंने उसे गोद में लिया। हमारी बेटी, मोहिनी ने कहा। हाँ, मैंने मुस्कुराया। हमारी बेटी। बच्ची ने आंखें खोली और मेरी सांस रुक गई। उसकी आंखें एक पल के लिए बिल्कुल काली हो गईं, फिर वापस सामान्य। विक्रम, क्या हुआ? मोहिनी ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मैंने देखा था उन काली आंखों में। मैंने उसे देखा था, डाकिनी को। वो मुस्कुरा रही थी। आज 3 साल बीत गए हैं। हमारी बेटी रूपा 3 साल की हो गई है। वो बाकी बच्चों जैसी ही है, खेलती है, हंसती है, रोती है, सब कुछ सामान्य है। लेकिन कभी कभी रात में जब मैं उसके कमरे में जाता हूँ, मैं उसे देखता हूँ। वो अंधेरे में खड़ी होती है, खिड़की के पास, बाहर देख रही होती है। और जब मैं उससे पूछता हूँ, रूपा तुम क्या देख रही हो, वो मुड़ती है और मुस्कुराती है, एक अजीब मुस्कान, और कहती है, कुछ नहीं पापा, बस अपनी दोस्त को देख रही थी। कौन सी दोस्त? वो खिड़की के बाहर इशारा करती है। वो काली औरत, वो रोज आती है, मुझसे बातें करती है। मेरा खून सर्द हो जाता है। वो तुमसे क्या कहती है? रूपा फिर मुस्कुराती है। वो कहती है, जल्दी ही हम साथ खेलेंगे, हमेशा के लिए। और मैं जानता हूं यह खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ शुरुआत है। 14वीं की रात फिर से आएगी, और इस बार मेरी बेटी शायद वो नहीं रहेगी जो अभी है।